ढलने को थी। मनोहर और मोहन जंगल के संकरे रास्ते से अपने गांव लौट रहे थे। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर गिर रही थीं। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जिससे माहौल सुहावना लग रहा था। ओ आज मौसम कितना है सुहाना। अरे देखो देखो देखो, सामने का दृश्य कितना सुंदर है, मेरे नाम की तरह ही मनोहर है। हाँ, वैसे दिन भर की गर्मी के बाद ये ठंडी हवा कितना सुकून दे रही है। वाह 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 वाह, क्यों न कुछ देर बैठकर यहाँ आराम कर ले। हाँ, मैंने सुना है कि सुंदरता कभी कभी बहुत खतरनाक होती है। देखो भाई, हमारा सफर लंबा है और कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहिए। हाँ। मनोहर तालाब की ओर इशारा करने लगा, जहाँ पानी में वृक्षों की परछाइयाँ झिलमिला रही थीं। रंग बिरंगे फल लगे पेड़ तालाब के किनारे झुके हुए थे। ये दृश्य बहुत मनमोहक था। अरे वो देखो वो देखो, वो तालाब कितना सुंदर है। हाय 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 हाय, चारों ओर हरियाली और ये रंग बिरंगे फल। आ हा 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 हा, कितने सुहावने लग रहे हैं। अरे चलो ना, कुछ देर बैठकर यहाँ आराम करते हैं और सब कुछ निहारते हैं ऐसे। हा हा हा। मोहन कुछ पल के लिए सोचने लगा, लेकिन मनोहर की जिद के आगे हार मान गया। वो दोनों तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी और तालाब के शांत पानी में झिलमिलाते वृक्षों की परछाइयाँ किसी स्वप्न लोक जैसी लग रही थीं। तभी तालाब के किनारे बैठे मनोहर की नजर सामने एक घने वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष के नीचे एक अत्यंत सुंदर लड़की बैठी हुई थी, जो जंगल के दृश्य को निहार रही थी। उसके लंबे काले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। ए मोहन, ओए देखो, वो देखो, कितनी सुंदर लड़की है। हाँ, देख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन गौर करो, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे सुनसान जंगल में भला ये लड़की अकेले क्या कर रही है, ये भी तो सोचो। अरे मूर्ख। अरे ये भी तो हो सकता है कि इसके परिवार वाले आसपास ही हो, या ये यहाँ रास्ता भटक गई हो। हैं? कुछ भी सोचते हो। चलो चलकर उससे पूछते हैं कि क्या माजरा है। अरे आओ भाई, चलो चलो आ जाओ। मोहन संकोच के साथ मनोहर के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वो लड़की के पास पहुँचे, उस लड़की के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ए सुंदरी, कौन हो तुम और इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रही हो? हैं? तभी लड़की की आंखें चमकने लगी। देखते ही देखते उसका रूप एक भयावह सर्प दानवीय चेहरे में बदल गया। उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। मोहन और मनोहर के हलक से एक भयानक चीख निकलने लगी, जो पूरे जंगल में गूंज गई। कुछ ही क्षणों बाद तालाब के किनारे उनकी लाशें पड़ी हुई थीं और वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अगले दिन हरियालीपुर गांव में सनसनी फैल गई। जंगल में मोहन और मनोहर की रहस्यमयी हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे भैया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मनोहर और मोहन बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया है? जंगल में जरूर कोई दैवीय शक्ति जाग गई है। हमें वहाँ जाने से बचना चाहिए। गांव की चौपाल पर अशोक नाम का एक युवक गंभीर मुद्रा में खड़ा था। अशोक केशव नगर के राजा विक्रम के पुत्र राजकुमार आदित्य का सबसे प्रिय मित्र था। मुखिया जी, मोहन और मनोहर की हत्या को साधारण घटना मानना ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हाँ, देखिए, हमें इसके पीछे का सच जरूर जानना ही होगा।
तुम सही कह रहे हो अशोक। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। व्यापारी अब जंगल के रास्ते से यात्रा करने में भी डर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अपने मित्र राजकुमार आदित्य को बतानी चाहिए। कल राजकुमार आदित्य मुझसे मिलने आ रहे हैं और आप तो जानते हैं कि उन्हें शिकार करने का बहुत शौक है और जब भी वो शिकार पर जाते हैं मुझे अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। ये सही मौका है। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए राजकुमार की मदद लूंगा। आदित्य, कहाँ जा रहे हो? पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे शिकार करने का कितना शौक है। मैं अपने मित्र अशोक के पास जा रहा हूँ। हम दोनों जंगल में शिकार के लिए निकलेंगे। आज मेरा मन है कि चीते या शेर का शिकार किया जाए। और तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि आज तुम्हारी बहन चंद्रलेखा का जन्मदिन भी है। हाँ, तुम जानते हो ये दिन हमारे लिए कितना खास होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है पिताजी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम से पहले ही लौट आऊंगा। आज का दिन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी खास है। हाँ। राजा विक्रम अपने पुत्र को देखकर मुस्कुराने लगे। आदित्य ने घोड़े पर छलांग लगाई और लगाम कसते ही तेजी से महल के द्वार से बाहर निकल गया और हरियालीपुर गांव की पगडंडी से होते हुए राजकुमार आदित्य तेजी से अशोक के घर की ओर बढ़ गया। घर के बाहर अशोक पहले से ही खड़ा था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। मित्र, मेरे मित्र। अरे आओ 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 आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ 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 आओ। हाँ, तुम्हारे होठों पर मुस्कान तो जरूर है, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये चिंता क्यों दिखाई दे रही है? क्या हुआ मित्र, क्या बात है, बताओ। हाँ, मेरी चिंता का कारण मेरे गांव के दो युवक हैं। कल उनकी रहस्यमय तरीके से जंगल में हत्या हो गई और उनकी लाश तालाब के किनारे मिली थी। मामला थोड़ा गंभीर है। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अशोक का पिता, जो गांव का जमींदार भी था, वहां आ पहुंचा। राजकुमार, राजकुमार। जब तुम्हारी और मेरे पुत्र की मित्रता देखता हूँ तो मुझे अपना समय याद आ जाता है। तुम्हारे पिता और मैं भी ऐसे ही मित्र थे। हमारी मित्रता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग कहते थे कि एक राजा और एक साधारण व्यक्ति की मित्रता कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप साधारण नहीं हैं, आप इस गांव के जमींदार हैं, जमींदार। हाँ। अरे जमींदार और राजा में राजकुमार बहुत अंतर होता है। जंगल में संभल कर जाना, ठीक है ना? और कल की घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है, इसलिए सावधान रहना। चलो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। अशोक और राजकुमार आदित्य अपने घोड़ों पर सवार हुए और जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में दोनों घोड़े उसी तालाब के किनारे रुक गए जहां मनोहर और मोहन की लाश मिली थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। यही वो जगह है जहां मनोहर और मोहन की लाश मिली थी। राजकुमार आदित्य चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। अचानक उसकी नजर एक घने वृक्ष के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ी। अशोक, मेरे मित्र, इस वीरान जंगल में इतनी सुंदर लड़की, वो भी अकेले, ये क्या कर रही है? हाँ, ये तुमने सही कहा। चलो, ये सवाल उसी से पूछते हैं कि वो कर क्या रही है। चलो, आ जाओ। वो दोनों तेजी से उस लड़की के पास पहुंच गए। आदित्य पहली नजर में ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। कौन हो तुम और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की की आंखों में अचानक आंसू आ गए। मेरा नाम नीलमणि है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। कुछ समय पहले मेरे माता पिता भी मेरे साथ थे, लेकिन पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई और फिर पिता भी चल बसे। क्या? और तुम्हारे माता पिता जंगल में अकेले क्यों रहते थे? मेरे पिता बताते थे
कि वो पहले गांव में रहते थे, मगर किसी कारणवश उन्हें गांव छोड़ना पड़ा और उन्होंने जंगल में ही अपना घर बसा लिया। वो लकड़हारे थे और हम यहीं अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। नीलमणि उन दोनों को झोपड़ी की ओर ले गई। झोपड़ी जर्जर थी, मगर वहाँ रहने के निशान साफ थे। कल यहाँ 2 युवकों की हत्या हुई थी, क्या तुमने देखा था कुछ? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सिर्फ उनकी चीखें सुनी थी। जब मैं झोपड़ी से बाहर आई तो तालाब के किनारे उनकी लाशें पड़ी थी। मैं बहुत डर गई थी। आदित्य पहले ही नीलमणि की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल फिर से आऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माता पिता के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे भी कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। आदित्य अशोक के साथ बाहर आ गया। चलो अब महल लौट चलते हैं मित्र, चलो चलते हैं अब। अरे लेकिन मित्र, तुमने तो कोई शिकार भी नहीं किया और लौटने की बात कर रहे हो, क्या बात है? हाँ, शिकार तो नहीं किया, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। चलो लौट चलते हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नीलमणि कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी नहीं लग रही? अरे तुम भी ना मित्र, तुम फालतू की शंकाएं मत पालो। वो एक अनाथ लड़की है, बेसहारा है, बस और कुछ नहीं। चलो। अशोक के मन में सवाल उठ रहे थे। आदित्य घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ा, जबकि अशोक गांव की ओर लौट गया। कुछ ही देर में राजकुमार आदित्य महल में प्रवेश कर गया। राजा विक्रम उसे खाली हाथ देखकर चौंक उठा। अरे 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 अरे, ये कैसे संभव है आदित्य? पहली बार तुम्हें जंगल से खाली हाथ लौटते देख रहे हैं हम। क्या आज तुमने शिकार नहीं किया? क्या बात है? नहीं पिताजी, आज मेरा ना शिकार करने का मन ही नहीं हुआ। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा महल के अंदर आ पहुंची। भाई, आज आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। लगता है जंगल में किसी से मुलाकात हो गई है। आदित्य ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी राजा विक्रम गंभीर स्वर में बोले, कल तुम महल से कहीं बाहर नहीं जाओगे, समझ गए? हाँ, लेकिन क्यों पिताजी? तुम्हें तो याद ही होगा ना कि कुछ समय पहले चंद्रलेखा को एक विषैले सर्प ने डसा था। राज्य के सभी वैद्य असफल हो गए थे, पर एक तांत्रिक ने सारा विष निकालकर चंद्रलेखा को बचाया था। तो कल वही तांत्रिक महल आ रहा है। अरे तो पिताजी, तांत्रिक से आप ही मिलिए ना, मेरा क्या काम? क्या है कि कल मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य से बाहर जाना ही होगा। हाँ चलिए, मैं जाता हूँ। राजा विक्रम कुछ कहने ही वाला था, तभी आदित्य वहाँ से चला गया। अगले दिन आदित्य महल से निकलकर बिना अपने मित्र अशोक से मिले ही सीधे जंगल की ओर चला गया, जहाँ नीलमणि बैठी थी। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। तुम अकेले आए हो, तुम्हारा मित्र नहीं आया? अरे नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। नीलमणि भी मुस्कुराने लगी। आदित्य और नीलमणि की रोज की मुलाकातें धीरे धीरे प्रेम में बदल गईं। एक दिन राजकुमार आदित्य नीलमणि से बोला, नीलमणि, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ आदित्य, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ? अरे तो फिर देर किस बात की है? चलो ना, हम मंदिर में विवाह कर लेते हैं, चलो। नीलमणि आश्चर्य से आदित्य की ओर देखने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ नीलमणि, हाँ, और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, हम वहीं विवाह करेंगे। नीलमणि आदित्य को लेकर जंगल के भीतर बने एक अति प्राचीन मंदिर के पास पहुँच गई। मंदिर के द्वार पर जगह जगह नागों की मूर्तियां लगी थीं। आदित्य ठहरकर मूर्तियों को देखते हुए हैरानी से बोला, ओह, ये मंदिर तो बहुत ही विचित्र है और ये अत्यंत प्राचीन भी है। ऐसा मंदिर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ,
ये बहुत पुराना मंदिर है, चलो अंदर चलते हैं। आदित्य और नीलमणि मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर एक वृद्ध पुजारी बैठा था जो आदित्य को घूरकर देखने लगा। हाँ, क्यों आए हो यहाँ? बाबा, हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। पुजारी कुछ क्षण आदित्य की ओर देखने लगा, फिर मंत्रोच्चार के साथ उनका विवाह संपन्न कर दिया। विवाह के बाद आदित्य नीलमणि को लेकर महल लौट आया। महल में आदित्य को नीलमणि के साथ देख राजा विक्रम और रानी रुक्मणी आश्चर्यचकित रह गए। हाँ, ये कौन है आदित्य? कौन है ये? ये मेरी पत्नी है पिताजी, मेरी पत्नी। पत्नी? तुम क्या कह रहे हो? वो किस राज्य की राजकुमारी है? आदित्य अपने माता पिता को पूरी घटना विस्तार से बताने लगा। नीलमणि की सुंदरता देखकर राजा और रानी ने कोई विरोध नहीं किया। अब जाओ, अपनी पत्नी को अपनी बहन चंद्रलेखा से मिलवाओ, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। जाओ। आदित्य नीलमणि को लेकर चंद्रलेखा के कक्ष में चला गया। चंद्रलेखा नीलमणि को देखते ही विचित्र ढंग से मुस्कुराने लगी, मानो वो उसे पहले से जानती थी। मुझे भाभी पसंद आई। इतना कहकर चंद्रलेखा वहाँ से चली गई। अगले दिन आदित्य अपनी पत्नी नीलमणि से बोला, नीलमणि, मैं अपने मित्र अशोक से मिलने जा रहा हूँ। भाई, उसे भी तो बताना होगा ना कि मैंने विवाह कर लिया है। हाँ, मुझे पता है कि वो नाराज होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मित्र है मेरा, मैं उसे मना लूंगा। चलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमार आदित्य अपनी पत्नी नीलमणि के साथ अशोक के घर पहुंचा। अशोक उन्हें देखकर हैरानी से ठिठक गया। क्षमा करना मित्र, मैंने तुमसे बिना बताए विवाह कर लिया। मुझे क्षमा करना। अरे हाँ। अरे, जब तुम इतने दिन तक मुझसे मिलने नहीं आए ना, तभी मैं समझ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है, अब समझ में आया। हाँ। वैसे गांव के कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि तुम अब जंगल में अकेले जाने लगे हो। क्या बात है? तभी अशोक का पिता जमींदार वहाँ आ पहुँचा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। आपने मुझे कहाँ देखा होगा? मैं तो जंगल की रहने वाली हूँ और मुझे नहीं लगता कि आप कभी जंगल गए होंगे। जमींदार ने उसकी बात सुनकर गहरी सोच में सिर झुका लिया। क्या हुआ? आप किसी गहरी सोच में डूब गए हैं? जमींदार बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद आदित्य और नीलमणि महल की ओर लौट गए। रात का समय हो चुका था। अचानक रुक्मिणी को एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें भय से फैल गईं। उसके ठीक पीछे एक विशाल भयानक नागिन बैठी थी जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है रुक्मिणी। इतना कहते ही नागिन फुफकार मारती हुई झपटी और रुक्मिणी पर हमला कर दिया। रुक्मिणी चीखते हुए दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर पड़ी। राजा विक्रम दौड़ते हुए छत पर आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां का दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुक्मिणी जमीन पर निर्जीव पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। हाँ, रुक्मिणी, 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 रुक्मिणी। राजकुमार आदित्य, नीलमणि और चंद्रलेखा भी तेजी से वहां आ पहुंचे और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तभी उसके कानों में एक स्त्री की रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। अब तुम्हें याद आएगा, अब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने मुझे कहाँ देखा है। जमींदार चौंक कर पलट कर देखने लगा। नीलमणि ठीक उसके सामने खड़ी थी। हैं?
तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारे कदमों की आहट क्यों नहीं सुनाई दी हैं? सर्प के आने की आहट नहीं सुनाई देती, सरसराहट सुनाई देती है। इतना कहते ही नीलमणि का चेहरा बदलने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे एक नागिन के रूप में परिवर्तित होने लगा। हाँ, मुझे याद आया, तुम इच्छाधारी नागिन हो। हाँ, वही इच्छाधारी नागिन। मैंने 20 वर्षों तक तपस्या की है सिर्फ इस दिन के लिए। नागिन अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती। इतना कहते ही नीलमणि ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल ली और अगले ही क्षण बिजली की तेजी से जमींदार के गले पर वार कर दिया। जमींदार दर्द से चीख उठा और उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निष्प्राण हो गया। नीलमणि रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। चीख सुनकर अशोक दौड़ता हुआ बाहर निकला और अपने पिता को मृत पड़ा देख दहाड़ मार कर रो पड़ा। उसकी आंखें भय और क्रोध से भर गईं। वो चारों ओर देखने लगा, मगर वहां कोई सर्प नहीं था, ना ही कोई निशान। तभी उसके दिमाग में एक झटके से कुछ कौंधा। आप समझ में आया। कुछ दिन पहले मनोहर और मोहन की मौत के वक्त भी उनके शरीर नीले पड़ गए थे। इसका मतलब कि उन्हें सर्प ने ही डसा था। महाराज, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वर्षों पहले आपके पुत्री चंद्रलेखा को भी सर्प ने डसा था, लेकिन वो नहीं मरी थी, वो केवल बेहोश हुई थी। और तब आपने एक तांत्रिक को बुलवाया था, याद है क्या महाराज? हाँ, याद है, हमें याद है। लेकिन महाराज, इस बार जिस सांप ने आपके पत्नी को डसा, वो जहर कहीं अधिक घातक था। मुझे लगता है कि हमें उस तांत्रिक को फिर से बुलवाना ही चाहिए। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो मंत्री। जाकर उस तांत्रिक को बुला कर ले आओ। हमें इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। जाओ। मंत्री जगन्नाथ सिर झुकाकर दरबार कक्ष से बाहर चला गया। तभी दरबार के द्वार पर अशोक प्रवेश कर गया। महाराज, मैं अपने मित्र आदित्य से मिलने आया था, उसे ये बताने के लिए कि अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे और आपके बचपन के मित्र भी। क्या कहना क्या चाहते हो अशोक? महाराज, कल रात मेरे पिता को भी एक सर्प ने डस लिया और वो इस दुनिया से चले गए। मैं अभी उनका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। अरे शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अभी कुछ देर पहले हम स्वयं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौटे हैं। महाराज, ये संयोग नहीं हो सकता। एक ही रात में ये दो घटनाएं हुई हैं। जरूर इनका कोई न कोई संबंध है और मामला बहुत ही विचित्र लग रहा है। महाराज, ये सब तब से हुआ है जब से राजकुमार आदित्य का विवाह नीलमणि से हुआ है। मुझे शुरू से ही वो स्त्री बड़ी ही रहस्यमयी लगती थी महाराज। तभी दरबार कक्ष के द्वार पर राजकुमार आदित्य और नीलमणि आ पहुँचे। तभी दरबार में मंत्री जगन्नाथ एक रहस्यमयी तांत्रिक के साथ प्रवेश कर गया। कल रात मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया और अभी मुझे पता चला कि मेरे बचपन के मित्र बलराम को भी वही मौत मिली है। आखिरकार ये सब कुछ क्या हो सकता है? आदित्य तांत्रिक की ओर देखकर चौंकते हुए बोला, अरे ये तो वही हैं। ये तो उसी जंगल के सर्प मंदिर के पुजारी हैं, जिसने मेरा और नीलमणि का विवाह करवाया था। राजकुमारी चंद्रलेखा वहां आ पहुंची और नीलमणि के गले में हाथ डालकर हंसने लगी और नीलमणि भी जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुम दोनों हंस क्यों रही हो? क्या हो गया? अचानक चंद्रलेखा और नीलमणि का रूप बदलने लगा।
देखते ही देखते वो दोनों अलग अलग आकृतियों में बदल गईं। राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे अरे तुम तो पूजा और नीलिमा हो। हाँ, ये कैसे संभव है? हाँ। तभी पूजा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और मंत्री जगन्नाथ, आदित्य और अशोक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही क्षणों में वो एक पुराने दृश्य में पहुंच गए। राजा विक्रम और उनके मित्र बलराम घने जंगल में भटक रहे थे। तभी बलराम की नजर एक झोपड़ी पर चली गई। हाँ, देखिए महाराज, वहाँ एक झोपड़ी है। आश्चर्य की बात है, इस घने जंगल में झोपड़ी। चलो चलकर देखते हैं क्या माजरा है। चलो। कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम पूजा है और मेरा नाम नीलिमा है। ये मेरे पति रतन है। लेकिन आप कौन हैं? हम हैं केशव नगर के महाराज राजा विक्रम, और ये हमारे मित्र हैं बलराम, हरियापुर गांव के जमींदार। हम बारिश में यहाँ फंस गए हैं। कोई बात नहीं महाराज, जब तक बारिश बंद नहीं होती आप यहाँ रुक सकते हैं। महाराज, ये दोनों स्त्रियां बहुत ही सुंदर हैं और इनके पति की हालत भी ठीक नहीं लग रही। महाराज, ये दोनों युवतियां अत्यंत सुंदर हैं। जरा देखिए तो सही, क्या कहते हैं? सच कह रहे हो बलराम, और देखो तो सही, इनके पति भी बीमार है, और वैसे भी हम राजा हैं, राजा। हाँ, चलो। राजा विक्रम ने पूजा के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। बलराम ने भी नीलिमा को पकड़ लिया। दोनों युवतियां चौंककर पीछे हट गईं। हमें मत छुओ, तुम हमें नहीं जानते। अरे हम राजा विक्रम हैं, राजा विक्रम। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। हाँ, हाँ। तभी बलराम की नजर रतन पर पड़ी, जिसका शरीर विचित्र तरह से बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे सांप के रूप में परिवर्तित होने लगा। महाराज, ये क्या हो रहा है? इसका चेहरा देखिए महाराज, देखिए। राजा विक्रम ने तुरंत तलवार निकाल ली और रतन के ऊपर वार कर दिया। रतन ने चीखते हुए दम तोड़ दिया। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और वहां एक मणि प्रकट हो गई। महाराज, ये इच्छाधारी नाग और नागिन है। वो मणि हमें लौटा दो। तुमने मेरे पति को मारकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। महाराज, जब तक ये मणि हमारे पास है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें जीवित छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं है। मैंने सुना है महाराज कि नागिन बदला लिए बिना मानती नहीं है। हाँ। राजा विक्रम ने अपनी तलवार उठाकर पूजा और नीलम पर वार कर दिया। दोनों चीखती हुई धरती पर गिर गईं। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। राजकुमार आदित्य, अशोक और मंत्री जगन्नाथ हड़बड़ाकर होश में आ गए। उनके सामने पूजा और नीलिमा खड़ी थीं, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थीं। उनकी आंखों में दहकती ज्वाला थी। हमने वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर हमें इतनी शक्ति मिली कि हम तुमसे बदला ले सके। हाँ? मेरी पुत्री चंद्रलेखा, वो कहाँ है? तांत्रिक कुटिल हंसी हंसता हुआ बोला। जब चंद्रलेखा को सर्प ने डसा था, वो मर गई थी। उसके बाद पूजा ने चंद्रलेखा का रूप धारण कर लिया था और तुम्हारे साथ रहने लगी। महल की हर खबर हम तक पहुंचा रही थी। मूर्ख राजा। अरे लेकिन तुम मनुष्य होकर नागों की मदद क्यों कर रहे हो? मैं मनुष्य नहीं, मैं इच्छाधारी नाग हूं।
अचानक तांत्रिक, पूजा और नीलिमा तीनों विशालकाय सांपों में बदल गए और राजा विक्रम, अशोक और मंत्री जगन्नाथ पर हमला कर दिया। तीनों पीड़ा से चीखते हुए धरती पर गिर गए। उनकी त्वचा नीली पड़ने लगी। उन सबकी मृत्यु के बाद तीनों इच्छाधारी नाग नागिन गायब होकर एक रहस्यमय तहखाने में पहुंच गए। वहां एक चमकती हुई मणि रखी थी। पूजा उसे उठाती हुई आंसू भरी आंखों से नीलिमा की ओर देखकर बोली, मैंने अपने पति की मौत का बदला ले लिया। मनुष्य भूल जाते हैं कि नागिन जन्मों तक अपने दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ेगी। तीनों इच्छाधारी नाग नागिन वहां से गायब हो गए। महल में सन्नाटा छा गया। मणि अब उनके अधिकार में थी। सच कहा था किसी ने, नागिन अपना बदला जरूर पूरा करती है।